प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी जाएंगे। पीएम मोदी यहां रॉक मेमोरियल की उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए 1 जून को मतदान होना है और इन सीटों के लिए चुनाव प्रचार 30 मई की शाम 5 बजे थम जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार थमने के बाद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाते हुए नजर आएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीट के लिए वोटिंग होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ रहे यानी कि वाराणसी में भी उसी दिन मतदान होना है। तो 30 मई की शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा यानी कि आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर आखिरी चरण के लिए भी थम जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि रॉक मेमोरियल क्या है। कन्याकुमारी के समुद्र में है स्मारक और फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। 2 चट्टानों के ऊपर बना हुआ है। आरएसएस की स्मारक बनाने में अहम भूमिका बताई जाती है। 2 सितंबर 1970 को राष्ट्रपति ने स्मारक का उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह 2 महीने तक चला था। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थी और स्मारक का प्रवेश द्वार अंजता और एलोरा गुफा मंदिरों की तरह है और इसका मंडपम श्री रामकृष्ण मंदिर की तरह है। तो देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। 2 सितंबर 1970 को राष्ट्रपति ने स्मारक का उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह 2 महीने तक चला था। तो 2019 की केदारनाथ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगा रहे थे वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही जो पहली तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे और इससे पहले 2019 में भी पीएम मोदी केदारनाथ में ध्यान लगा चुके हैं। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के ध्यान लगाने को लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन आज का दिन जब रॉक मेमोरियल जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद शिला में बैठकर ध्यान लगाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान लगाने को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट किया है। लक्ष्मण सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा है कि मोदी जी के ध्यान लगाने पर भी आपत्ति करना एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। विपक्ष अपनी घबराहट प्रदर्शित कर रहा है। आपको ध्यान लगाने से कौन रोक रहा है? तो वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 1 जून को 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग होने जा रही है और इस दौरान 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं 4 जून को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा और इस बीच चुनाव प्रचार करने के लिए पीएम मोदी लगातार अलग अलग राज्यों की सीटों का दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी आज यूपी और पंजाब के दौरे पर रहेंगे और वहीं राहुल गांधी झारखंड और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे और साथ ही 7वें और आखिरी चरण में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए पार्टियां जोर लगा रही है। तो वहीं जिन सीटों पर मतदान होना है वहां पर तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पुख्ता कर लिया गया है। तो देखिए आखिरी चरण के लिए आज प्रचार प्रसार का शोर थमने वाला है और पूरी ताकत झोंकते पार्टियां नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज पंजाब और यूपी में रहने वाले हैं। सीएम ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दर्शन किया है और इसके बाद उन्होंने
प्रबुद्ध जनों से चाय पर चर्चा भी की है। सीएम यूपी के देवरिया में बीजेपी प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी के समर्थन में रोड शो करेंगे। थोड़ी ही देर में रॉबर्टगंज में प्रचार करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन नजर आएंगे। आपने देखा कि लगातार वो यूपी के दौरे पर रहे और अलग अलग राज्यों में यादव ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी देखे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को साधने के लिए डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुना और जब से वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं लगातार वो अलग अलग प्रदेश का भी दौरा कर रहे हैं। मैं आकर के दर्शन कर रहा हूँ। गुरु मंदिर के दर्शन करके जो जीवन धन्य होता है उसका आनंद का एहसास शब्दों से नहीं हो सकता, वो अंतरात्मा से होता है। मैं पवित्र हरमंदिर साहिब में आकर दर्शन करके यहाँ से परमात्मा से कामना कर रहा हूँ कि हमारे बीच वापस थोड़ा सा भारत को आगे बढ़ाने का, जिसकी शुरुआत परम पूज्य गुरु नानक देव जी के मुखारबिंद से हुई थी कि ये देश दुनिया में नंबर 1 का देश बने, मानवता की स्थापना हो, हमारी संस्कृति दुनिया में अपनी अच्छाई का परचम लहराए। मैंने यही कामना की और निश्चित रूप से भगवान की कृपा होगी तो फिर एक बार हमारी अपनी सरकार भी बनेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आदर्श इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदर्श, लगातार प्रचार प्रसार करने पहुंच रहे थे डॉक्टर मोहन यादव। यूपी के दौरे पर वो लगातार रहे हैं और यादवों को साधने की कोशिश लगातार करते हुए नजर आए। लेकिन आज का दिन इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि आखिरी चरण के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। 5 बजे तक का ही समय है। लगातार दिग्गज पहुंच रहे हैं, मंचों से गुहार लगा रहे हैं। तो आज का दौरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का किस तरीके से वहां के लोग देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये स्ट्रैटेजी कितनी कारगर साबित होने वाली है? देखिए, ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि आज सोचिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को यूपी में उतारा गया है। यूपी में एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर, चाहे हम देवरिया की बात करें या फिर सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा की बात करें जहां पर वो मौजूद रहेंगे, या फिर देवरिया में जहां पर रोड शो कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कह सकते हैं कि यूपी में लगातार आना जाना एक तरीके से हो गया है क्योंकि इससे पहले भी कई जिलों के दौरे, कई जिलों में रोड शो, जनसभाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यादव ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर यूपी में खासतौर पर समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए एक तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसका फायदा भी हो रहा है। चाहे हम गाजीपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें या फिर आज बात करें रॉबर्ट्सगंज या देवरिया की, ये तमाम वो जगहें हैं जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार आ रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा भी हो रहा है और इसी के आधार पर उन्हें लगातार यूपी के अलग अलग हिस्सों में भेजा जा रहा है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आदर्श आपका। तो देखिए, सीधे रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी ने जश्न की तैयारियां शुरू कर दी है। 4 जून को बीजेपी के हर कार्यालय में जश्न मनाया जाएगा और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है। प्रदेश कार्यालय से जिला कार्यालयों को जश्न मनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश प्रदेश कार्यालय ने सभी जिला कार्यालयों को दे दिया है कि तैयारी शुरू कर दी जाए जश्न मनाने की 4 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख को आने हैं नतीजे। मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत और मोदी के हैट्रिक पर जश्न मनाने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी इसको लेकर बयान दिया, वो भी आपको सुनवाएंगे कि क्या कुछ कहा है। तो देखिए, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर, उनसे जानकारी लेते हैं। श्याम, 4 जून वो तारीख है जिस दिन नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले ही जश्न की बात हो रही है और बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है कि निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कहीं ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है? बिल्कुल रसिका, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बीजेपी कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर। आशीष अग्रवाल जी हैं, मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, वो बता रहे हैं कि क्या रणनीति है और क्या निर्देश जारी किए गए। सर, क्या रणनीति है जश्न मनाने की? आपने जो है बिल्कुल निर्देश ही जारी कर दिए। नहीं, देखिए, निर्देश तो वरिष्ठ नेतृत्व जारी करता है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाली इस प्रचंड विजय के लिए आशान्वित है और ये जो प्रत्याशित विजय है, जितनी प्रचंड ये होगी उतना ही प्रचंड जश्न होगा।
ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ समिति का अध्यक्ष, बीएलए, अपितु इस देश का हर नागरिक मोदी जी की इस विजय का जश्न मनाएगा, क्योंकि ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाली विजय होगी और इसमें हर भारतीय सम्मिलित होगा। सर 29 के 29 कमल की बात करती रही है, 370 इंडिविजुअल देश में बात करती रही है, गठबंधन के साथ 400 प्लस की बात करती रही है, लगभग वही तस्वीर है। बहुत स्पष्ट है और जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं और स्पष्ट होता जा रहा है कि इंडी गठबंधन तो कहीं है ही नहीं। इंडी गठबंधन जिसने सनातन का विरोध किया, जिसके समर्थन में पाकिस्तान से तालियां बजती हैं, समर्थन की बातें आती हैं, क्या उस देश की जनता ऐसे गठबंधन को स्वीकारेगी? तो भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की अंकों की तालिका आगे बढ़ रही है और 4 तारीख को सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व की विकासवादी सरकार की धमक रहेगी, बाकी तो लोग दिखेंगे भी नहीं। दिग्विजय सिंह अभी भी ट्वीट वॉर खेल रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? हालिया उनका ट्वीट आया हुआ है भूपेंद्र सिंह को लेकर। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने सदैव नकारात्मक राजनीति की है। वे स्वयं तो कार्यकर्ता को कितना सम्मान देते हैं ये उनके 10 साल के कार्यकाल में दुनिया ने देखा था। वो खुद अपने आप को राजा साहब के नाम से पुकारवाना चाहते हैं, उनके यहाँ कार्यकर्ता को जगह नहीं मिलती है और वो इस तरह की अनर्गल ऊल जलूल बातें करते हैं, सिर्फ सुर्खियां बटोरना। या तो वो हिंदुत्व को गाली देते हैं, या वो सनातन को नीचा दिखाते हैं, या फिर वो प्रासंगिक बने रहने के लिए इस तरह का ट्वीट करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने पिछली बार भोपाल से उनको 3.5 लाख मतों से हराकर उनको उनकी हैसियत राजनीतिक बताई थी और इस बार राजगढ़ की जनता तय कर देगी दिग्विजय सिंह अब राजनीतिक रूप से अप्रासंगिक है मध्य प्रदेश में। सर लक्ष्मण सिंह जी ने मोदी जी के ध्यान को लेकर जो है एक ट्वीट किया है, उस पर भी हम आपकी राय जानना चाहेंगे, उसको किस तरह से? नहीं, देखिए, कांग्रेस सदैव तुष्टीकरण की राजनीति करती रही और सनातन को नीचा दिखाती रही, पर विषय ये है कि लक्ष्मण सिंह जी का मैं स्वागत जरूर करूंगा कि उन्होंने विपक्ष की इस विकृत मानसिकता को स्वीकारा और हम सबके सामने खुले में समर्थन किया। पर वो उस विकृत मानसिकता के साथ है क्यों? वे गुड़ खाते हुए गुलगुलों का परहेज क्यों कर रहे हैं? इसलिए अगर सही में उनको विकृत मानसिकता लगती है तो जो उनकी पार्टी के 7 लाख से अधिक कार्यकर्ता और नेताओं ने इस बार लोकसभा चुनाव से पहले किया, वो कदम उनको उठाना चाहिए। उनको इस देश में राष्ट्रवादी और विकासवादी दल का ही दामन थामना चाहिए। तो रसिका, आपने सुना गुड़ खा के गुलगुलों से परहेज नहीं चलेगा, कांग्रेस का स्पष्ट नीति रखनी होगी और कॉन्फिडेंट है भाजपा जीत को लेकर। रसिका, बिल्कुल, तो भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है, जीत को लेकर कॉन्फिडेंट भी है। तो 4 तारीख को देखते हैं कि आखिर किसके सर सजता है ताज। शाम, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। भोपाल में चल रहा आरएसएस का अभ्यास वर्ग, इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, भोपाल में इस वक्त आरएसएस का अभ्यास वर्ग चल रहा है। मुख्य अतिथि हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत, यानी कि मोहन भागवत इस वक्त भोपाल में मौजूद है। संघ के दूसरे साल के शिक्षा वर्ग को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। संघ के प्रतिष्ठान शारदा विहार में चल रहा है ट्रेनिंग कैंप। शिविर में 400 शिक्षार्थी शामिल हुए हैं। मध्य भारत, मालवा, महाकौशल और छत्तीसगढ़ प्रांत के सभी शिक्षार्थी हैं। 13 जून तक चलेगा विशेष प्रशिक्षण वर्ग। हम आपको बता दें, शिविर में अब नए परिवर्तित शेड्यूल के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में मतगणना को लेकर रणनीति बनाएगी बीजेपी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि 1 जून को बीजेपी बड़ी बैठक करने जा रही है और मतगणना की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैठक करेगी। एक दिन में होंगी 3 अलग अलग बैठकें। वहीं लोकसभा चुनाव प्रभारी, चुनाव प्रबंधन की भी अलग से बैठक होगी। विस्तारकों की भी चुनाव परिणाम के पहले बैठक होगी। तो वहीं चुनाव में व्यस्त बीजेपी के नेता वर्चुअली बैठक में जुड़ेंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी मतगणना को लेकर रणनीति बनाएगी और जिसके लिए 1 जून को बैठक आयोजित की जाएगी। हर वर्ग की बैठक कराई जाएगी। देश भर में 6वें चरण का मतदान हो चुका है और 4 जून को चुनाव का परिणाम आना है। ऐसे में देश की कमान एक बार फिर
प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में हो, इसलिए उज्जैन के धार्मिक स्थलों पर अनुष्ठान हो रहा है। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए 51 बटुकों को मंत्रोच्चारण किया जा रहा है, जिसके लिए मां बगलामुखी धाम के पीर योगी रामनाथ महाराज खुद अनुष्ठान में भागीदारी दे रहे हैं और जिसका जायजा लिया विस्तार न्यूज ने। देखिए ये रिपोर्ट। के मां बगलामुखी धाम में पीताम्बरी मां के सामने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उसके लिए यहाँ पर अनुष्ठान किया जा रहा है, यज्ञ अनुष्ठान किया गया है। यहाँ मां के सामने आराधना की जा रही है और 51 बटुकों के द्वारा लगातार मंत्रोच्चार किया गया है। पीर योगी रामनाथ महाराज जी है, कामाख्या से महाराज जी भी आए हैं। ये भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत के लिए और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बने, उसके लिए यहाँ पर अनुष्ठान किया जा रहा है। किस प्रकार की पूजा अर्चना है महाराज जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तीसरी बार बने, उसके लिए यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है। किस प्रकार मंत्रोच्चार किया जा रहा है, किस प्रकार का यज्ञ है? 400 का सोचा है, 400 पार होने के लिए हम संकल्प लेकर के माँ बगलामुखी माता मंदिर में यहाँ पूरी 51 ब्राह्मण बटुक द्वारा जप चल रहे हैं। जप के बाद हवन भी होंगे बगलामुखी माता शत्रु नाश के लिए, इसलिए यहाँ हवन अनुष्ठान चालू है। पिछले टाइम में भी अनुष्ठान करा था माँ बगलामुखी मंदिर में, इस प्रकार से करा था। प्रहलाद मोदी स्वयं आकर के यहाँ बैठ के आहुति दे करके उनका अनुष्ठान करवा के गया था। किस प्रकार का यज्ञ रहता है? यज्ञ में क्या क्या सामग्री उपयोग होती है? यज्ञ में शत्रु नाश के लिए लाल मिर्ची से, हल्दी है, सरसों है, फिर अन्य जड़ी बूटी से हवन करा जाते माँ बगलामुखी माता अनुष्ठान में। ऐसा साक्षात माँ के सामने पूजा अर्चना चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। हाँ, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बगलामुखी का अनुष्ठान 51 बटुकों द्वारा चल रहा है। यहाँ पर अनुष्ठान चल रहा है और ये जो बटुक हैं आप देख सकते हैं लगातार साधना में लगे हुए हैं। यहाँ पर अनुष्ठान कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंत्रोच्चार कर रहे हैं, जैसे कि माँ पीताम्बरी माँ का आशीर्वाद मिले, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद मिले। और लगातार कई वर्षों से कोई राजनेता जो बड़े बड़े हैं वो भी यहाँ पर माँ के सामने आराधना करते हैं, यज्ञ करते हैं, जीत का आशीर्वाद यहाँ से ले जाते हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज, उज्जैन। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। भोपाल से सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी है। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा विधानसभा का सत्र। विधानसभा सत्र के दौरान मोहन सरकार पेश करेगी अपना पहला बजट। 19 दिन का बजट सत्र होगा। सरकार का पहला बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 1 जुलाई से 19 जुलाई तक विधानसभा सत्र चलेगा। और हमारे साथ फोन लाइन पर अंचल शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं। अंचल, मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है कि सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई तक चलेगा, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए रसिका, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात हुई थी। इसके बाद ही आचार संहिता लगी है, अधिसूचना लगी, माफ करिएगा, अधिसूचना लग चुकी है। और 1 जुलाई से विधानसभा के ये मानसून सत्र होंगे, जिसमें बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि चुनाव के चलते बजट सत्र नहीं हो सका था। तो इस मानसून सत्र में ही बजट सत्र भी होगा और लगभग 19 दिनों तक ये सत्र चलना है, जिसमें लगभग 19 बैठकें होंगी और कई विषयों पर इसमें विस्तार से चर्चा होगी। रसिका, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया अंचल आपका। तो देखिए, चुनाव परिणाम के पहले कांग्रेस बेहद सक्रिय नजर आ रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में उज्जैन लोकसभा क्षेत्र की मतगणना के दौरान विशेष केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, जो पत्र आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, उज्जैन लोकसभा क्षेत्र की मतगणना के दौरान विशेष केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग पत्र के माध्यम से की है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंह घोटाले की। मध्य प्रदेश के नरसिंह घोटाला मामले में एक बेहद खुलासा हुआ। लगातार हम दे रहे हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और इस बीच आरोपी राधा रमन शर्मा की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत में लगाई गई है। चारों आरोपियों को कोर्ट ने 1 जून तक सीबीआई रिमांड के लिए भेज दिया है, जहां आरोपी रवि भदौरिया को पिता के अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन अंतिम संस्कार के समय आरोपी के हाथों में हथकड़ी रहेगी। वहीं इस मामले में शिकायतकर्ता रवि परमार के वकील ने जमानत याचिका पर आपत्ति जताई है।
आर्थिक फर्जीवाड़े मामले में सीबीआई ने 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। 1 जून तक सभी आरोपियों को सीबीआई अपनी हिरासत में रखेगी। आप देखेंगे कि सीबीआई की जो टीम है ये आरोपियों को लेकर जा रही है, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई ने कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिससे सीबीआई को फिर से जो रिमांड है उनकी एक्सटेंड कराई गई है। सीबीआई के तमाम अधिकारी हैं जो इस 4 आरोपियों को लेकर जाती हुई कोर्ट से नजर आ रही है। सीबीआई की तरफ से कुछ साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जिसके आधार पर कोर्ट ने रिमांड एक्सटेंड कर दी है। हालांकि रवि भदौरिया एक आरोपी है, उसको सशर्त जमानत दी गई है कि वो अपने पिता की अंत्येष्टि के समय मौजूद रहेगा और पूरी कस्टडी में रहेगा। कस्टडी में जब अंतिम संस्कार हो जाएगा फिर से सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। और आप देखेंगे तमाम सीबीआई के अधिकारी आरोपियों को लेकर जाते हुए कोर्ट से, और 1 जून तक फिर से इन्हें कोर्ट में पेश करना होगा और साथ ही यह बताना होगा कि आखिर आरोपियों के खिलाफ क्या साक्ष्य थे, और तमाम साक्ष्य के साथ ये कोर्ट में इन्हें फिर से पेश करके संभवतः इनको फिर जेल रिमांड पर भेज दिया जाएगा। मैं दीपक शर्मा के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। तो देखिए, भोपाल से एक और खबर सामने आ रही है जहां फायर सेफ्टी के इंतजामों के लिए बिना चल रहे संस्थान और परमिशन से अधिक बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। संस्थानों में फायर अलार्म ही नहीं है। जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। तो उस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि फायर सेफ्टी के इंतजामों के बिना ही संस्थान चलाए जा रहे हैं और परमिशन से अधिक बच्चे क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ ही संस्थानों में ना तो फायर अलार्म की व्यवस्था है, ना कोई सेफ्टी की व्यवस्था है। जिला प्रशासन ने इस पर कार्रवाई की है। अलीराजपुर के तिलक मार्ग पर अवैध रूप से बनाए गए शौचालय को हटाने के दौरान जमकर हंगामा हो गया। वहीं अवैध निर्माणकर्ता परिवार की महिलाओं ने नगरपालिका की कार्रवाई पर बाधा डाला और इस दौरान नगरपालिका सीएमओ के हाथ में हल्की चोट आई है। अवैध निर्माण करने वाले परिवार ने इसके बाद मामले की शिकायत करने वाले परिवार के घर पर पथराव भी कर दिया, जिससे परिवार की एक महिला चोटिल हो गई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। कल इनका आवेदन लिया गया था, आज पूरे समाज उनके साथ में आके एफआईआर दर्ज करवाई है। अब पुलिस ने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग अतिशीघ्र कानून सम्मत कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करेंगे या जो भी दंड में आता है प्रक्रिया में उसके तहत उसका काम करेंगे।